राइट सर, ओके जी। चलिए एक बात बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा कि यहीं पर ये सेम किस्सा जो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में नजर आया है, ये सेम किस्सा हम प्रॉमिसरी नोट में भी तो देखते हैं। ए ने बी को उधार पर सामान बेचा, लेकिन फर्क होता है कुछ। वहां पर जिस तरह ड्रॉर ए था जिसने पैसा लेना था, और इसने दिया क्या, ऑर्डर दिया है, वहां पर डेटर जो है वो प्रॉमिस करता है कि साहब मैं आपका पैसा दे दूंगा। वो कहता है कि मैं आपका पैसा दे दूंगा, या तो आपको दे दूंगा या आपके बताए गए किसी पर्सन को दे दूंगा। तो उस केस में ये प्रॉमिसरी नोट लिखेगा कौन, बी ये प्रॉमिसरी नोट लिखेगा। इज दिस क्लियर? चलिए मैं अब इसे रब कर देता हूं। अब बात आएगी प्रॉमिसरी नोट की। चलिए प्रॉमिसरी नोट, ये है हमारा बी पॉइंट। तो प्रॉमिसरी नोट में अगेन ए ने अगर क्रेडिट सेल कर दी किसे, बी को, ए कौन हुआ, क्रेडिटर, बी कौन हुआ, डेटर। लेकिन इस बार ये प्रॉमिसरी नोट, जिसे हम प्रो नोट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रो नोट, ये इस प्रो नोट को लिखेगा। ठीक है जी। जो डेटर है जिसने पैसा देना है, वो इस प्रो नोट को लिख रहा है कि जी मैं आपका पैसा 3 महीने बाद आपको या आपके बताए गए पर्सन को दे दूंगा। ठीक है जी। यहां पर जो बिल, जो ये प्रॉमिसरी नोट है, प्रो नोट, लिखने वाला जो पर्सन है, ये कहलाता है मेकर। क्या कहलाता है, मेकर ऑफ द प्रो नोट। और जिसके लिए लिखा जाता है वो कौन है, पेई। यानी पैसा सीधा किसे मिलना है, पेई को। हमारे पिछले केस में पेई कौन था जब तक एंडोर्स नहीं हुआ था, जरा देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज वाला, जब तक उसे एंडोर्स नहीं किया गया था, वो पैसा देना किसे था, ए को। तो इसका मतलब पेई कौन हुआ, ए। ड्रॉर जो था वो पेई भी बन गया था, लेकिन जैसे ही उस ड्रॉर ने इस बिल को एंडोर्स किया, पेई चेंज हो गया। किसे उसने किया था एंडोर्स, सी को। तो कौन बन गया, सी पेई बन गया। यानी पेई बदलते रहते हैं उसमें। ठीक बात है कि नहीं। यहां पर भी इनिशियली पेई कौन है, ए है, राइट। तो इस प्रो नोट में एक प्रॉमिस होगा। क्या होगा, प्रॉमिस, प्रॉमिस टू पे फॉर व्हाट, फॉर वैल्यू रिसीव्ड टू पेई और हिज ऑर्डर। ठीक बात है कि नहीं। यहां पर प्रॉमिस है, बी कहता है कि मैं आपके बताए पर्सन को पैसा दूंगा। अगेन द सेम थिंग, ए चाहे तो इसे सी को एंडोर्स कर दे, सी चाहे तो इसे आगे डी को एंडोर्स कर दे, डी चाहे तो इसे ई को एंडोर्स कर दे।
बाकी सब बातें हमारी सेम रहेंगी। जो बातें हमने वहां लिखी वो सब सेम। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहां पर बिल नहीं है, प्रोनोट है। प्रोनोट लिखता कौन है? डेटर। लिखता है तो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको ये पैसा दूंगा। आपने वहां लिखा था ऑर्डर, ठीक बात है कि नहीं? उस ऑर्डर से पहले लिखिए अनकंडीशनल ऑर्डर। ऊपर लिखा था आपने ऑर्डर टू पे, वहां लिखिए अनकंडीशनल ऑर्डर, ना किसी कंडीशन के। और यहां पर हम लिखेंगे प्रॉमिस की जगह अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। क्या लिखेंगे? अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, बिना किसी कंडीशन के ये पैसा दिया जाएगा, बिना किसी कंडीशन के। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, क्या ऐसा हो सकता है कि डी ने दो भाइयों से लोन लिया हो? ऐसा हो सकता है? मान लीजिए दो भाई हैं, एक है ई सीनियर और दूसरा है ई जूनियर। तो इन दोनों से इसने पैसा लिया है और ये इन दोनों के नाम ही इस बिल को एंडोर्स करना चाहता है। क्या अब ये पेई नहीं हो गए? यहां पर पेई कौन है? अब सी। सी ने एंडोर्स किया, पेई कौन बन गया? डी। और डी ने एंडोर्स किया तो ये दोनों कौन बन गए? पेई। यानी देयर कैन बी मोर देन वन पेई। ये सेम केस आपका बिल रिसीवेबल में भी पॉसिबल है, हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पॉसिबल है। ये बात आपकी पॉसिबल है हर जगह। देयर कैन बी मोर देन वन पेई। किसमें? इन एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इज दिस वेरी क्लियर? इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। इन एनी इंस्ट्रूमेंट। चलें जी आगे। तो ये अनकंडीशनल था। क्या था? अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। अब मुझे एक बात बताएं आप, अगर मैं ये कहूं कि मिस्टर बी ने अपने इस प्रॉमिसरी नोट में लिखा कि मिस्टर ए, मैंने आपका पैसा देना है, वो पैसा मैं आपका दे दूंगा, टाइम बताया नहीं, क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट होगा? नो। अगर ये बी मेंशन करे जी, मैंने मिस्टर ए, आई एक्सेप्ट कि मैंने आपका, क्या ये जो है कोई प्रॉमिसरी नोट बनेगा? एक्सेप्टेंस तो दे ही रहा है कि हां मैंने आपका पैसा देना है। उसने तो जो है टाइम तो दूर की बात, उसने ये भी नहीं बोला कि मैं आपका पैसा दूंगा। वर्ड देखिए क्या है, वो कहता है कि मैंने आपका पैसा देना है, यानी वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट कर रहा है बस, कि हां मैंने आपका पैसा देना है। देने का प्रॉमिस भी नहीं कर रहा। कम से कम पिछली एग्जाम्पल में वो ये तो कह रहा था दूंगा, टाइम नहीं बता रहा था। यहां पर तो उसने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि मैंने आपका पैसा देना है, ये नहीं बोला कि दूंगा, प्रॉमिस नहीं किया। यानी हर एक प्रॉमिसरी नोट में एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या लिखा है? प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। कैसा प्रॉमिस? एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। वो भी कैसा? अनकंडीशनल। एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। अनकंडीशनल का मतलब क्या हुआ भाई? बी ने ए से कहा कि अच्छा जी मैंने आपका पैसा देना है। ए ने कहा भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो प्रॉमिसरी नोट नहीं हुआ।
बी ने क्या वर्ड कहे कि मैंने आपका पैसा देना है। ए ने कहा कि जी ये तो कोई भी एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई, आपने तो सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट करी है। बी कहता चलो मैं आपका पैसा दूंगा भी, लेकिन दूंगा कब? जब मिस्टर सी की शादी हो जाएगी। क्या है ये? कंडीशन है, लेकिन कंडीशन भी है ना तो भी वैलिड हो जाती अगर ये इवेंट सर्टेन होता तो। भाई साहब हो सकता है कि सी की शादी ना ही हो तो मेरा पैसा ही नहीं मिलेगा। ठीक बात है कि नहीं? तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मिस्टर बी अपनी पेमेंट को एक्सप्रेसली करते हैं कि मैं दूंगा, वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए? सर्टेन डेट पर। जरा ये बताइए कि अगर ये 1 जनवरी 2010 को लिखा गया, 3 महीने के लिए लिखा गया, तो 4 अप्रैल तो भैया आनी आनी है ना। सर्टेन है या नहीं? सर्टेन है, इसीलिए ये वैलिड है। या मिस्टर बी बोले जी मिस्टर सी एक्सपायर हो जाएंगे तो पैसा दूंगा। अब सी का भैया एक्सपायर होना तो तय है, कोई ऐसा तो है नहीं जो मरेगा नहीं। यानी क्योंकि इवेंट सर्टेन हो गया, ये प्रॉमिसरी नोट भी वैलिड हो गया। ठीक बात है कि नहीं? लेकिन अगर ये इवेंट अनसर्टेन होता तो कि जी मिस्टर सी की शादी होगी तो पैसा दूंगा, तो सर्टेन है? कहां है भाई सर्टेन? हो सकता है वो शादी करे ही ना, तो इसीलिए बेचारे की पेमेंट तो चली जाएगी। सर्टेन इवेंट होगा तो प्रॉमिसरी नोट वैलिड माना जाएगा, यानी अनकंडीशनल माना जाएगा। राइट? जरा इसे जल्दी से नोट करिए। एक लाइन और लिख ही देते हैं इसमें, मस्ट बी बेस्ड ऑन सर्टेन इवेंट। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, मस्ट बी बेस्ड ऑन सर्टेन इवेंट। ठीक है जी, सर्टेन, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टर बी ये कहते जी मैंने आपका 10,000 रुपया देना है, टोटल में से मैं आपको 5,000 रुपए कैश देने का वादा करता हूं और 5,000 रुपए का सोफा सेट देने का वादा करता हूं, तो ये काइंड में जो पेमेंट है कभी भी नहीं हो पाएगी। क्या होगी? ये हमेशा कैश में। पेमेंट मस्ट बी इन कैश। ध्यान रख लीजिएगा, पेमेंट मस्ट बी इन कैश, नॉट इन काइंड। पेमेंट मस्ट बी इन कैश, नॉट इन काइंड। लिख लिया सभी ने? चलिए एक काम करते हैं, हमने सारी की सारी बातें पढ़ ली किसकी? प्रॉमिसरी नोट की, और ये भी पढ़ लिया बिल ऑफ एक्सचेंज क्या क्या है। उसी के बेसिस पर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कर डालते हैं। राइट? चेक की बात अभी हम नहीं करते, उसको हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फ्रेश। आइए पेज नंबर 1 पर आ जाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के बेसिस पर हम ये काम करेंगे। Okay, the law in India relating to negotiable instruments is contained in Negotiable Instrument Act. It deals with promissory notes, popularly called pronotes, bills of exchange, popularly called bills, and check. ये 3 तरह की चीजें होती हैं। एप्लीकेबिलिटी इसकी कब हुई? 1 मार्च 1882। अंडरलाइन करिए इस लाइन को।
होल ऑफ इंडिया पर ये एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग ऑल द पर्सन्स हु आर रेजिडेंट इन इंडिया, चाहे वो फॉरेनर्स हो चाहे इंडियंस हो, सब पर एप्लीकेबल है। शर्त क्या है? इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिया में रहने वाला होना चाहिए। ठीक है जी? जी बिल्कुल। द एक्ट डज नॉट अफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट। द एक्ट डज नॉट अफेक्ट एनी लोकल और कस्टम यूसेज रिलेटिंग टू एनी इंस्ट्रूमेंट इन अ वर्नैक्युलर लैंग्वेज। फुल स्टॉप डाल दीजिए इसके बाद, या कॉमा डाल दीजिए, नॉट फुल स्टॉप, कॉमा डालिए। वर्नैक्युलर लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? यानी लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में आप अगर देखें तो इंडिया में बहुत पुराने समय से हुंडीज चलती थी। कौन सी चीज? हुंडी। हुंडी का मतलब है एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज। पुराने समय में इसी तरह से जब पैसा लेना होता था तो लोग, जिसने पैसा लेना था वो आपसे इसी तरह का ऑर्डर लिख देते थे और सामने वाले पर्सन को पैसा देना पड़ता था। बस नाम ही अलग है, काम सारे के सारे वही जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हैं। इसीलिए कहा गया चाहे इंडिया में किसी भी वर्नैक्युलर लैंग्वेज के नाम से कोई भी इसी तरह का डॉक्यूमेंट बनाया गया, वो किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाएगा, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो। नेचर कैसा होना चाहिए? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा, राइट? तो हुंडीज जो थी वो क्या कही गई? वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है। आगे चलते हैं। द लोकल यूसेज में हाउएवर बी एक्सक्लूडेड बाय एनी वर्ड्स इन द बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वो कह रहा है उसके अंदर जो मर्जी लिखा हो, उसका नेचर तो वही है ना, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। हुंडी के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत सारी बातें, कितने तरह की हुंडी होती है, तरह तरह के नाम आएंगे, राइट? देखेंगे। अब आती है बात डेफिनेशन की, लिख लीजिए जरा, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 13, वेरी इंपॉर्टेंट। तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताए, हाँ या ना? मुझे एक सब काम शुरू करने से पहले जरा चेक के बारे में कुछ बता दीजिए आप, कि चेक कौन कौन से होते हैं? बियरर चेक, ये क्या चीज होती है? बियरर चेक। बियरर, किसी ने कभी सेल्फ का चेक देखा है? वो क्या होता है? क्या होता है? कैश विड्रॉ करवाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अभी इन्होंने जो वर्ड्स बोले बिल्कुल सही है। सभी ने कहा जी सेल्फ का जो चेक है, बात बिल्कुल सभी की ठीक है, बट जो वर्ड्स हमें चाहिए वो ये हैं। सेल्फ का चेक किस लिए यूज होता है? कि हमने अपने अकाउंट में से खुद ही पैसा निकालना है, अपने अकाउंट के अंदर लिखा सेल्फ और बैंक में गए, बैंक वालों ने चेक रख के उसके अगेंस्ट कैश दे दिया। मान लीजिए सेल्फ का चेक खो गया, जिसके हाथ में आया वो बैंक में जाकर पैसा निकाल सकता है, ये कहलाता है बियरर चेक। जिसके हाथ में आया उसी का, जिसके हाथ में आया उसी का। यानी अगर कभी आपका बियरर चेक खो जाए 1 लाख रुपए का, तो मान लेना कि कैश ही खो गया है, तो ये क्या है? एक तरह से कैश। समझ आई बात क्या नहीं? तो जो आपके सेल्फ के चेक हैं, ये क्या है? बेयरर चेक, यानी जिसके हाथ में होगा। तो जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, ये पेबल टू बेयरर, जिसके हाथ में आया होगा हम उसी को पे कर देंगे। या भी क्या ये बताइए कि इस केस में प्रॉमिसरी नोट कैसा है? ये है पेबल टू ऑर्डर। कैसे? जब हमने वर्ड्स बोले एंडोर्स, 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 एंडोर्स का मतलब क्या है? कि आपने इस पर्टिकुलर प्रॉमिसरी नोट पे लिख दिया कि मैं अपना ये राइट
मिस्टर डी फॉर एग्जाम्पल क्या लिख रहे हैं कि मैं अपना ये प्रोमिसरी नोट यानी राइट किसे असाइन करता हूं, मिस्टर ई सीनियर और मिस्टर ई जूनियर को। जब आपने ये चीजें लिखी, लिखने के बाद ये कहलाती है क्या, एंडोर्समेंट। ये आपने एंडोर्स किया। जब आपने एंडोर्स कर दिया तो ये पावर किसके पास चली गई, ई सीनियर और ई जूनियर के पास। यानी आपने बी को ये ऑर्डर दिया है कि ये इस पर्टिकुलर बिल का राइट हम ई सीनियर और ई जूनियर के नाम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब आपने वर्ड्स लिख दिए, एंडोर्स करके डिलीवर कर दिया इनको, ये कहलाता है पेबल टू ऑर्डर। इज दिस क्लियर? क्या कहलाता है पेबल टू ऑर्डर? जिसके बारे में हमने कहा आप उसे देंगे। इसका मतलब यह कि अगर ये बिल खो जाए, ई सीनियर से बिल खो गया, मिस्टर एक्स के हाथ में लग गया और एक्स इसके पास चला गया, मिस्टर बी लाओ जी पैसा दो, क्या एक्स को पैसा मिलेगा? नो, क्योंकि ये पेबल टू बेरर है ही नहीं। कैसा ये पेबल टू ऑर्डर है। आइए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पढ़ें। Definition of negotiable instrument. A negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer. दोबारा पढ़ लीजिए। अच्छा ये बता दीजिए मुझे जरा कि यहां पर ई सीनियर और जूनियर कौन है इस वक्त? पेई तो है ही, और कौन है? एंडोर्सी भी हैं, और कौन है? ये हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये होल्डर इन ड्यू कोर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कैसे लिया है? फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन एंड इन गुड फेथ। ठीक बात है कि नहीं? ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा मीनिंग पढ़िएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। लिखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स कि एग्जाम्पल को उठा लो। लेट्स से हम बात कर रहे हैं प्रो नोट की। प्रो नोट भी क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आइए देखें इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले गुण हैं या नहीं है, देखते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट द प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप। अंडरलाइन करिए और लिखिए, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप। द प्रॉपर्टी इन विच इज एक्वायर्ड बाय एनीवन हु टेक्स इट बोना फाइड एंड फॉर वैल्यू। हु टेक्स इट बोना फाइड एंड फॉर वैल्यू। जरा बताइए कि मिस्टर ई ने कैसे लिया है बिल? बोनाफाइड तरीके से, गुड फेथ में, एंड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो जिस पर्सन के हाथ में इन दोनों के कारण ये बिल आया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये। आगे देखिए क्या लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ एनी प्रायर पार्टी। यानी मान लीजिए कि मिस्टर सी इस बिल को चोरी करके ले जाते, इसने ये बिल चोरी से जो है लिया, या मान लीजिए सी ने नहीं, डी ने ये चोरी का काम किया। इसने इस बिल को, प्रॉमिसरी नोट को, प्रो नोट का केस है ये, प्रो नोट जो है ये स्टोलन है, मान लीजिए स्टोलन बाय डी, और डी ने झूठे सिग्नेचर करके सी के अपने नाम से ट्रांसफर कर लिया, और डी ने ई और जूनियर और सीनियर को एंडोर्स कर दिया। अब बताइए क्या मिस्टर ई सीनियर और ई जूनियर क्या बी से पैसा ले सकते हैं? डी ने बिल चोरी किया था, सी का बिल डी ने चोरी किया और इनके नाम एंडोर्स कर दिया। सीनियर और
कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। इन्होंने गुड फेथ में लिया है और फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन लिया है। क्या मिस्टर ई सीनियर और जूनियर बी से पैसा ले पाएंगे? यस। सिंपल सी बात है, होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर है तो ये अपनी सारी प्रायर पार्टी से पैसा क्लेम कर सकता है, चाहे पिछली किसी पार्टी का टाइटल डिफेक्टिव ही क्यों ना हो। डी का टाइटल क्या था? टाइटल ऑफ डी इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव होने के बावजूद जो है मिस्टर ई सीनियर और जूनियर इनसे पैसा ले सकते हैं और सी से भी क्लेम कर सकते हैं और ए से भी क्लेम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे यार सी की तो गलती नहीं थी कोई बेचारे की और डी चोर था, इसमें तो डी का फायदा हो गया। हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना, पहले वो बच जाए। इस पर्सन का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे और डी को पकड़ेंगे। इज दिस क्लियर? यानी अल्टीमेटली होगा क्या? सी का मेजर नुकसान होगा। अब सी जो है डी के खिलाफ केस दायर करेगा और अपना पैसा रिकवर करेगा, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स का पैसा कोई भी नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि इसने गुड फेथ में लिया। इज दिस वेरी क्लियर? इस लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है? देखिए, अगर सी ने मान लीजिए ए और बी को इंफॉर्मेशन दे दी है लेकिन बिल चोरी हो चुका है, अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप अपना राइट रिवोक कर पाए। बिल चोरी हो गया, ई को भी ये बात मालूम नहीं थी कि भाई ये बिल चोरी का है। अगर ई को मालूम होता तो ये गुड फेथ में ना होता। इस केस में भी मिस्टर बी को ये पैसा देना पड़ेगा। अगर ये मालूम भी चल गया तब भी मिस्टर ई को ये पैसा जरूर मिलेगा और पकड़ा किसे जाएगा? जो पर्सन गलत है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का राइट कोई भी नहीं छीन सकता। चलिए जरा एसेंशियल एलिमेंट पढ़े। अभी ना हमारे पास ये चैप्टर इतना बड़ा है, 42 पेज का चैप्टर है ये, और इसमें ऐसे ही न जाने कितने पॉइंट आएंगे। धीरे धीरे करके हम सबका डिस्कशन करेंगे। अभी हम कोई डिस्कशन ऑन नहीं करेंगे, पहले समझते जाते हैं, ठीक है ना? धीरे धीरे करके अभी तो आपने बस छोटा सा पॉइंट उठाया, अभी खतरनाक पॉइंट भी आएंगे। अच्छा ये भी हो सकता है, उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इसके। पहला, फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब क्या? दो तरीके से ट्रांसफरेबल है, दो तरीके से। जरा बताइए, आपका जो सेल्फ का चेक था कैसे ट्रांसफर हो गया था? मान लीजिए वो खो गया था, हम कहते हैं जी हमारे हाथ में सेल्फ का चेक है, मुझे आपने 10,000 रुपए देने थे। हमने कहा लो, उसने लिया, बैंक में गया और बैंक वालों ने से पैसे। मैंने उस चेक के पीछे लिखा कि मैं ये पैसा मिस्टर एक्स के नाम ट्रांसफर करता हूं? नो। यानी बेयरर नेचर कुछ है, ऐसा ही है कि जैसे डिलीवर किया वैसे ही सामने वाले, उसमें एंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इज दिस क्लियर? यानी फ्रीली ट्रांसफरेबल है या तो बाय डिलीवरी ओनली, या तो बाय डिलीवरी ओनली, और यहां क्या किया था? एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, राइट? तो बियरर चेक को कैसे ट्रांसफर करते हैं? बाय डिलीवरी। और ऑर्डर चेक को या ऑर्डर प्रोनोट को कैसे? बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। पहला कैरेक्टरिस्टिक, फ्रीली ट्रांसफरेबल। लिखा द प्रॉपर्टी इन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पासेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मियर डिलीवरी। बाय मियर डिलीवरी कब, कहां, कैसे? इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बियरर एंड मियरली बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। किस केस में? व्हेन इट इज पेबल टू ऑर्डर। बात समझ आ गई अच्छी तरह से? तो पहला था ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, वो किस केस में होता है? जब ये कैसा नेचर होता है? बियरर नेचर का। और दूसरा केस
ये ट्रांसफरेबल है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अगर इसका नेचर कैसा हो, ये नेचर है इसका पेबल टू ऑर्डर। ट्रांसफरेबल इन्फिनिटम, इन्फिनिटम का मतलब इनडेफिनेटली, लेकिन किस डेट से पहले चाहे जितनी बार मर्जी इसे ट्रांसफर करो। राइट, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 3 पढ़िए और बताइए क्या हमने पढ़ा हुआ इसे। हमने देखा टाइटल ऑफ अ ट्रांस, कौन से डिफेक्ट से? अगर पिछली पार्टी का टाइटल डिफेक्टिव भी था तब भी होल्डर इन ड्यू कोर्स की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए देखें, होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स अ गुड टाइटल टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट even though the title of transferor is defective। यानी डी कौन था? ट्रांसफरर। ई कौन था? ट्रांसफरी। इसका टाइटल डिफेक्टिव भी था, लेकिन हमने क्या चेक किया कि भैया ये तो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, इसने तो गुड फेथ में लिया है, इसने तो वैल्यूएबल कंसिडरेशन भी दी है, इसीलिए इसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर और एनी प्रायर पार्टी। चलें जी आगे। पॉइंट नंबर 4, ट्रांसफर कैन सू इन हिज ओन नेम। क्या ये बताया हमने? किसके खिलाफ? ओन नेम में ड्रॉई के नाम या फिर यहां पर मेकर के नाम। मान लीजिए प्रायर पार्टी कोई भी नहीं मिली, डिसऑन हो चुका था, तो ये क्या कर सकता है? इस पार्टी जो फाइनली पेयर है, क्या वर्ड्स कहे मैंने? जो पेयर है, जिसकी फाइनल लायबिलिटी है, इससे ये पैसा रिकवर कर सकता है अपने नाम से केस फाइल करके। क्यों? क्योंकि ये एक असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कौन है? असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, असाइनी ऑफ बिल या असाइनी ऑफ प्रोनोट। पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे आगे। आगे चले। टू मोर देन वन पेई, हमने ये तो पॉइंट यही पढ़ लिया। देयर कैन बी मोर देन वन पेई इन एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यानी जैसे ई सीनियर और ई जूनियर थे, पे कर सकते हैं इन्हें। अब इन्हें पे कैसे किया जाए, सवाल ये आता है। या तो मिस्टर